बाद डबल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यही आज का टॉपिक है। इसको क्या बोल रहे हैं? टी ओ ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आइए, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट। मेरे सन जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन है और यहाँ पर हुम का जो जवाब दे रहा है जो ऑब्जेक्ट, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो वर्ड का ऑब्जेक्ट बोल रहा है उसको वर्ड का रिप्लाई दे रहा है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको अच्छी तरह समझिए प्लीज। ये ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन ट्रांसफर कर रहा है स्टूडेंट जी। तो यहाँ पर हुम का ऑब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई देने वाला, हुम माने किसे, तो हुम का रिप्लाई देने वाला ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ड का रिप्लाई देने वाला क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टी ओ यही है। तो आइए देखते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ ले रहे हैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, इसका नाम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि एक्शन जिस पे डायरेक्ट हिट करेगा जिसको, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दरअसल यहाँ पर ये हुम का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए रिश्ते में इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन वास्तव एक्शन जो है वास्तव में हुम पे नहीं, वर्ड पे हो रहा है। ये इसलिए हुम का रिप्लाई चूंकि ये भी दे रहा है इसलिए इसको भी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये सीधा ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में ऑब्जेक्ट है। जैसे एक होते हैं डायरेक्ट मामा, एक होते हैं इनडायरेक्ट मामा। कजन मामा मतलब घुमा के मामा है, और एक सीधे मामा है, और एक कंस मामा भी है आज रात को। नहीं, उस बालक का जन्म होने से पहले उसका पथ अवश्य हो जाएगा। जैसा आदेश हमारा, सभी जगह रहना, उस देव की ओर वसुदेव, इस आखिरी संतान को भी मौत के घाट उतार देना है। जैसा आदेश हमारा। रे कंस, तेरे को वध करने वाला जन्म ले चुका है। अरे मूर्खों, वो देखो, वो जन्म ले चुका है। तुम लोग कहाँ थे? ढूंढो जाकर देखो, पूरे गोकुल में नगर में कहाँ है? खोलो, जहाँ भी जितने भी बालकों ने जन्म लिया है समय सबकी हत्या कर दो। रे कंस, तेरे को वध करने वाला जन्म ले चुका है। कहाँ है वो बालक? आज 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो कृष्ण जी का जो जन्म होगा, वह कृष्ण का जन्म किस लिए इंपॉर्टेंट है? कृष्ण का जन्म यह है अंधेरे में उजाला। अंधेरे में उजाला का मतलब है अज्ञानता में ज्ञान। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो उस अंधेरे में कृष्ण के ज्ञान ने उसके दिमाग के चक्षु की प्रकाश खोल दिया और उसने युद्ध किया। जब भी जिंदगी में आदमी कंफ्यूज हो जाए, पजल्ड हो जाए, कर्तव्य क्या है नहीं समझ आए, तो उसको गीता का ज्ञान, गीता पढ़ना चाहिए और अपने घर पे गीता रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। गीता का एक उद्देश्य यही है कि अपना रिजल्ट जो है, एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लो, लेकिन उस लक्ष्य के लेकर चिंता मत करो, पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। एक बार जब रोड हाईवे पे चली गई गाड़ी तो दिल्ली पहुंचना ही है। रास्ता की चिंता मत करो, ध्यान स्टीयरिंग पे रखो, स्टीयरिंग पे ध्यान रखो, रोड खुद पहुंचा देगी। कहाँ? दिल्ली। अर्थात एक बार जब टारगेट डिसाइड हो गया कि मुझे एसएससी, बैंक, आरएस, एलडीसी करना है, बैंक करना है, जो भी लक्ष्य है, स्पोकन क्या है, जो भी लक्ष्य है, बिजनेस, तो अब उसके प्रोसेस पे ध्यान दो, लक्ष्य पर चिंता मत करो। तो कर्म करो और कंसंट्रेट होकर अच्छे से कर्म करो। लक्ष्य के साथ आसक्ति रखोगे तो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होकर के लक्ष्य से भटक जाओगे, एफिशिएंसी घट जाएगी, मेमोरी का लॉस हो जाएगा। तो यही जो है गीता का ज्ञान है। दूसरा एक पहलू है कि गोपी कृष्ण तो प्रेम जो होता है, निष्काम प्रेम होता है, उसमें भी आदमी को जो है निस्वार्थ, पूर्ण, पवित्र प्रेम, पूर्ण प्रेम, तो वो भी एक भावना। जैसे पति पत्नी है तो आपस में एक दूसरे के प्रति जो है स्वार्थ रहित भावना रखेंगे तो उनका परिवार सही से चलेगा, नहीं तो परिवार में विकृति आ जाए। तो यही दो जो है लक्ष्य हैं, एक तो पूर्ण प्रेम, पवित्र प्रेम, और दूसरा क्या है? निष्काम कर्म। दोनों में एक बात है कि अपना एंग या अपना स्वार्थ से रहित होकर संबंध निभाओ और स्वार्थ से रहित होकर कर्म करो, क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे ही मानसिक टेंशन हट गया, फेल और पास से परे हो जाता है आदमी, उस समय उसकी पढ़ाई की एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है। फेल और पास से मत को करो, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि अपने परिवार वालों का वध करके मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन भीख मांग नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि तुम सैनिक हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है भीख मांगना, ऐसी मूर्ख की तरह बातें करना, ऐसी बातें मत करो। कहा कि तो अपने लोगों का वध करके मैं राज सुख नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तू कितने बार मर चुका है, कितने बार जन्म ले चाहिए। प्रभु, इस विराट रूप को संभालिए, मुझसे इसका तेज बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रभु, नहीं सहन हो रहा प्रभु।
प्रिय अर्जुन, जैसा कि तुमने देखा मनुष्य की इस जीवन यात्रा में कितने बार वो मर चुका है, कितने बार जन्म ले चुका है, लेकिन उसकी शरीर बदलती है, उसकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। मित्र, इसलिए उठो और युद्ध करो और ये मत सोचो कि कौन मारता है कौन मरता है, वो तो मैं करता हूँ। मनुष्य तो सिर्फ यंत्र मात्र है। इसलिए जिस तरह इंजन का पुर्जा अपना काम कर रहा है, वैसे ही इस ब्रह्मांड रूपी मशीन के तुम पुर्जे हो, अपना कर्तव्य निभाओ, ज्यादा इधर उधर मत सोचो। उठाओ गांडीव और शुरू करो। पुत्र अर्जुन, मेरा रास्ता छोड़ दो। भ्राता कृष्ण, भीष्म पितामह से युद्ध लड़ना संभव नहीं है। अरे शिखंडी, आओ, तुम अर्जुन के सामने आ जाओ। अब भीष्म पे निशाना लगा। अर्जुन, पितामह, फिर तेरे को क्या हो रहा है? अरे कोई किसी का वध नहीं करता, कोई मरता नहीं। भीष्म पितामह अमर है, उनकी आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। चलो निशाना लगाओ। शिखंडी के पीछे जाओ, शिखंडी के चेहरे के पीछे अपना चेहरा छिपा लो। मुझे जल चाहिए पुत्र अर्जुन। मैं इस युद्ध को भी देखना चाहता हूं, इसलिए अभी प्राण नहीं त्यागूंगा। हे वासुदेव, हे वासुदेव। अब देखना, माई मदर, अभी तो सुन रहे थे मेरी माता ने मुझे पका दिया, भगवान श्री कृष्ण मेरी मम्मी ने मुझे पका दिया। अरे मूर्ख, तुम्हारे शरीर को पकाया होगा, आत्मा को कोई नहीं पका सकता। माई मदर कुक्ड मी। अब बताओ, इस सेंटेंस का अर्थ अनर्थ हो रहा है या सही हो रहा है? अर्थ अनर्थ हो रहा है। माई मदर कुक्ड मी, इस कलयुग को क्या कहें भगवान कृष्ण, माता ने ही मुझे पका दिया। ये घोर कलयुग है। अरे मूर्ख, कलयुग की बात नहीं है, सेंटेंस अधूरा है। कैसे भगवान? मुझे कुक किया, मुझे कुक किया, मुझे कुक किया क्या? हलवा। अब इन दोनों को जोड़ के देखो अर्जुन। मेरी मम्मी ने, दोनों को एक साथ बोलो, मेरी मम्मी ने मुझे हलवा बनाया, यानी कि मेरे लिए हलवा बनाया। ये जो कुकिंग का एक्शन है, ये कुक का एक्शन किस पे हो रहा है? लेकिन मी जो है बीच में आकर के ये भी मामा बन रहा है, इसको भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ से ट्रांजिटिव वर्ब हलवे की ओर बढ़ रहा था, तो बीच में आकर इसने भी सपोर्ट ले लिया। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कैसा है? इनडायरेक्ट। ये हूम का रिप्लाई, ये क्या है? व्हाट का रिप्लाई। तो यहाँ पर माई मदर कुक्ड मी हलवा, जैसा कि आपने देखा, TOO। अब यहाँ पर अगर इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा लें तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? इनकम्प्लीट है। माई मदर कुक्ड मी का कोई सेंस नहीं है स्टूडेंट जी। माई मदर कुक्ड मी हलवा, डबल ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बताओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मी है या हलवा है? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे एक्शन होता है, मी पे नहीं होता है। तो मी ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि हूम का रिप्लाई देकर ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में बैठ गया, तो एक्शन यहीं से तो होकर जाएगा। तो इसको भी फायदा, जैसे बिजली का कनेक्शन पहले जमाने में बहुत होता था। किसी ने बिजली का तार दौड़ाया, अपने घर कनेक्शन लिया, तो बीच में कटिया लगा देते थे और कनेक्शन चोरी कर लेते थे। वही है, कटिया लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया। TOO। अब देखना, माई मदर। अब देखना, यहाँ वर्ड का रिप्लाई देने वाला अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के पास आ गया। मेरे संजी सुनिए, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब का फाइनल टारगेट कौन है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब एक्शन यहाँ पहुँच गया तो फिर अब यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। याद रखो, हाहाकार मचाओ मेरे सभासदों। अब ये हूम का रिप्लाई देने वाला दूर हो गया, लेकिन आपको बताया है सभासदों कि ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए। तुम एक बार मेरी बात मान लो, कहीं भी ऑब्जेक्ट आए तो उसको ये जरूर समझो कि उसको सपोर्ट कौन दे रहा है, TO या PO। तो TO नहीं देगा क्योंकि TO को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल चुका है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? प्रेपोजिशन आएगा। अब इस सेंटेंस को देखो, माई मदर कुक्ड व्हाट? हलवा। हलवा। मेरी मम्मी ने हलवा पकाया। फॉर हुम, किसके लिए? फॉर हुम, किसके लिए? मेरे लिए, PO। तो ये TO, ये PO, यानी कि एक ही सेंटेंस दो तरीके से बन रहा है। एक में मेरे स्टूडेंट जी मी को यहाँ क्यों ला रहे हैं बताइए मेरे स्टूडेंट जी? मी को हाईलाइट करने के लिए। जैसे आप ये दिखा रहे हो कि आपकी मम्मी आपकी कितनी केयर करती है, तो मी को हाईलाइट करने के लिए यहाँ ला दिया, लेकिन ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो माई मदर कुक्ड मी हलवा, ये भी ठीक है। यहाँ पर मी को हाईलाइट करने के लिए यहाँ ला दिया, लेकिन अगर मी को हाईलाइट नहीं करना है, हलवे को हाईलाइट करना है, तो हलवा पास में रहेगा। लेकिन हलवा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक्शन इस पर हो गया। जब हलवे पे एक्शन हो गया तो अब ये एक्शन आगे नहीं जाएगा, अब इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए क्या आ गया? इतना ये TO PO का केस है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूर होने के कारण अब उसको फॉर से सपोर्ट देना है। किसके लिए? माई मदर कुक मी हलवा, किसके लिए? फॉर हुम? फॉर मी, यही है। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कौन सपोर्ट कर रहा है? कुक्ड कर रहा है या फॉर कर रहा है? क्लियर हो गया क्या? चलो जरा एक बार फिर से पीछे चलता हूँ, पीछे चल रहा हूँ, फिर इसी को बता रहा हूँ।
इसलिए नहीं कि बहुत टफ है, इसलिए कि क्या है कि दिमाग में इसको बैठा नहीं पाते इंस्टेंट। यहाँ शुरुआत हुई थी कि माई मदर कुक्ड मी, को का सेंस टीओ को लगा दीजिए किशन जी, टीओ के साथ को का सेंस लगाइए। मेरी मदर ने मुझको कुक किया, ये अर्थ है कि अनर्थ है? अब यहीं पे पता चल रहा है डबल ऑब्जेक्ट की जरूरत मेरी किशन जी। माई मदर कुक्ड मी हलवा। अब यहाँ देखो वास्तव में एक्शन किस पे जा रहा है? हलवे पे, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। तो माई मदर कुक्ड मी हलवा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मी है या हलवा है? यहाँ पे हलवा डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको सपोर्ट मिल गया बस। तो अब ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो इसमें मी पहले क्यों आया अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? हाईलाइट करने के लिए, यानी कि सेंटेंस बोलने वाला ये कह रहा है कि मेरे लिए मेरी मम्मी ने हलवा बनाया। मी को हाईलाइट करना है कि मेरी मम्मी मेरी बहुत केयर करती है, मेरे लिए हलवा बनाया इसलिए। और मान लो अब देखना, अब यहाँ कुक्ड हलवा, मेरी मदर ने हलवा बनाया। अब पूछ रहा है किसके लिए बनाया? फॉर माई मदर कुक्ड हलवा फॉर मी। अब हाईलाइट कौन हो रहा है? हलवा, और फॉर मी सेकेंडरी है। तो दोनों ही जो है इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? कौन है? हलवा। इसका मतलब एक्शन इस पे हो रहा है, बीच में सपोर्ट मिल रहा है इसको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि एक्शन यहीं से तो जा रहा है, तो बीच में सपोर्ट मिल रहा है। अब मेरे जी ये देखिए टीओपीओ वाला माई मदर कुक्ड हलवा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड का रिप्लाई देता है। बोलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई देता है? वर्ड का। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम का। तो कुक्ड हलवा जब पहले आ गया तो अब होम का रिप्लाई देने वाला जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अब पीओ फॉर मी, मेरे लिए का सेंस देना है तो फॉर मी, पर्पज बताना है फॉर मी। अब इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कौन कर रहा है? कुक्ड या फॉर? फॉर। बस यहां तक क्लियर हो गया ना सबका? अब चलो, माई मदर विल बाई मी, मेरी माता मुझको खरीदेगी, ये भी वैसे ही है। मैं प्रोडक्ट हूं क्या? तो बोलो कि इसका मतलब कि एक्शन मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। एक्शन मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, मैं तो बस फायदा उठा रहा हूँ बीच में आकर। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो माई मदर बाय मी व्हाट, माई फादर बाय मी व्हाट, बाय मी अ बाइक। अगर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लग रहा है मेरे पिताजी ने मुझे खरीदा, मैं प्रोडक्ट थोड़े नहीं हूँ, प्रोडक्ट तो बाइक है। तो बाइक बीच में क्यों आया? हाईलाइट होने के लिए, मेरे पापा ने मेरे लिए बाइक खरीदा। कल लाऊंगा बैठा, पेट्रोल कौन भरवाएगा? तू भरवा देना। कई लड़के तो बाइक इसलिए लाए हैं, एक पैसा उनका खर्च नहीं है बाइक का, रूम पार्टनर से भरवाते हैं, कभी उसको ले आते हैं, कभी इसको ले आते हैं, तेल उनसे भरवाते हैं, अपना आते हैं जाते हैं। 3 बैठ के आते हैं, तो जो 2 भाई हैं वो बारी बारी से भरवा देते हैं और 3 को बैठा के लाते हैं। कई लड़के इसी में बैठे होंगे। कोई है क्या भाई? ट्रिपल बोनेंजा हाथ उठाओ, कोई ना कोई तो हो भाई यार। लेकिन वो कोई गलत बात नहीं, उस बेचारे की बाइक है, 60-70 हज़ार लगा है, तो आप अगर 2-4 महीने तेल भरवा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर विल बाई मी अ बाइक। अब मेरे जी देखिए, माई फादर विल बाई अ बाइक, मेरे पिताजी एक बाइक खरीदेंगे, किसके लिए? अब फॉर मी। तो ये टी ओ और फॉर क्या है? पी और ओ, और ये क्या है? टी ओ ओ। यानी ये सारे वर्ब ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, कुछ वर्ब ऐसा बिहेव करते हैं। अभी तक हमने 2-3 को देखा, कुक, 2 को देखा, कुक और बाई। कुक और डबल ऑब्जेक्ट भी ले रहे हैं, और जब इनका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूर हो जा रहा है तो टीओपीओ भी दे रहे हैं। सारे वर्ब ऐसा नहीं करते हैं, कुछ वर्ब ऐसा करते हैं। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि 2 प्रेपोजिशन, 2 प्रेपोजिशन बताया था, जैसे ही विल गो टू दिल्ली, ये इंट्रांजिटिव, ये प्रेपोजिशन, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर ये गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, समझो। वेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर का, तो वेयर का जवाब दिल्ली नहीं दे सकता, दिल्ली नाउन है, इसलिए टू लिया टैक्सी। अब ये टैक्सी इसको कहाँ पहुंचाएगी? दिल्ली। अब ये दोनों पार्टनरशिप में वेयर का रिप्लाई देंगे, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, टू दिल्ली। तो कहने का मतलब ये है कि ये टैक्सी प्रेपोजिशन पहुंचाता है कहीं हमें। और ये क्या है? फॉर पर्पज। इसका मतलब क्या है? के लिए। इसका कोई हिंदी में पर्टिकुलर अर्थ नहीं है, बस ये समझना कि ये कहीं पे हमें पहुंचाता है, टैक्सी प्रेपोजिशन। टू और फॉर प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिखवाया था ना इसको, टैक्सी लिखवा दिया, चलो ठीक है। अब आगे देखना है कि कब टू लगेगा, कब फॉर लगेगा। ये देखो, आई विल ब्रिंग यू, अरे मैं लाऊंगा, तो सामान लाएंगे या किसी पर्सन को लाएंगे? सामान लाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रिंग यू आगे अधूरा है या सही है? मैं तुम्हें लाऊंगा, क्या लाओगे? तो यहाँ पर आई विल ब्रिंग यू चॉकलेट, टी-ओ-ओ का केस है, आई विल ब्रिंग यू चॉकलेट, टी-ओ-ओ। अब यहाँ पर अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? ब्रिंग के पास। तो आई विल ब्रिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट लाऊंगा, पापा किसके लिए लाओगे? मैं चॉकलेट लाऊंगा, पापा किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो टू यू या फॉर यू? पर्पज बताना है या टैक्सी चाहिए? पर्पज है, फॉर यू, टैक्सी चाहिए। तो एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से बना रहे हैं। अभी तक 3 वर्ब हो गए, कुक, बाय और ब्रिंग। ये डबल ऑब्जेक्ट टी ओ ओ के रूप में भी यूज हो रहे हैं और टी ओ पी ओ के रूप में भी यूज हो रहे हैं।
तो यहाँ पर ये TOO है और यहाँ पर ये TO क्या है, PO है, PO PO। He asked her a question, he asked her a question। ये कोई मैन है, ये कोई वुमन है, तो उसने उस महिला से एक सवाल पूछा। अब देखो, उसने उससे एक सवाल पूछा, तो TOO इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई देता है? whom का, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑर्डर। तो मुंह से जो उसने सवाल पूछा होगा वो क्वेश्चन होगा, तो एक्शन किस पे हो रहा है? क्वेश्चन पे। लेकिन बीच में ये आकर के whom का रिप्लाई दे करके यह जो है इसको भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, he asked a question। अब हिंदी में समझो, इसको स्पेशल केस मानना है और अपने प्रीपोजिशन के नोटबुक में लिखना है। चलिए प्रीपोजिशन के नोटबुक में लिखिए इसको। मेरे स्टूडेंट भाइयों, अब यहाँ पर ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब रुक जाना, हिंदी में क्या आ रहा है? से, उससे, उससे। लेकिन मैंने एक दिन बताया था कि से प्रीपोजिशन के नोटबुक में शायद लिखवाया भी था कि से का जो सेंस होता है, एक से का सेंस होता है विद से, इसका सेंस होता है के साथ या पास, पास या साथ, इसका मतलब है टुगेदर, साथ। और एक क्या होता है? फ्रॉम, इसका मतलब है से। ये मैंने बताया था सेपर। किशन जी भूल गए क्या? सेपरेशन, किशन जी रोज आया करो। तो ही केम, वह आया, ही केम फ्रॉम अजमेर। तो अजमेर से वो अलग हो रहा है या पास आ रहा है? तो फ्रॉम आएगा, अलग हो रहा है वो। और ही प्लेज विथ राम, तो राम से दूर हो रहा है या पास आएगा? खेलने के लिए क्या आएगा? पास आएगा। ही राइट्स, देखो लिखवा चुका हूं ये सब। ही राइट्स अ पेन, यहां पे विद आएगा या फ्रॉम आएगा? बोलो क्या आएगा? फ्रॉम में तो दूरी दिखाएगा, विद आएगा। और अगर इंक हो, ही राइट्स अ लेटर, इंक साइज है, बोलो इन आएगा या विद आएगा? यहां विद नहीं, इन आएगा। और एक और बताया था मेरे जी, एक और बताया था, ही राइट्स अ लेटर अ पेंसिल। तो यहां पेंसिल अप टू हो गई, फ्रॉम या विद या इन या इन, क्या आएगा? अब अरे फ्रॉम तो डिस्टेंस है यार, दूरी दिखाता है यार, ऐसा क्यों कहें? ये एक हथियार है, टूल है, जिसको हाथ में लेंगे तो लिखने लगेंगे। और पेंसिल क्या यहाँ पर? टूल है। और यहाँ पर ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर पेंसिल। अब यहाँ पे हट गया, इसका मतलब ये क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में ये क्या माना जाएगा? इंक। क्या माना जाएगा? इंक की तरह कोई मटीरियल माना जाएगा। इंक भी क्या है? मटीरियल है। अब यहाँ पर इंक की तरह इसको ट्रीट करो, तो विद आएगा या इन आएगा? इन पेंसिल। 0 हट के ला रहा है, ध्यान देना इसमें। हट रहा है, मेरे स्टूडेंट जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इन दोनों पेंसिल में क्या फर्क है? मेरे स्टूडेंट जी यहाँ पे आने का मतलब ये कोई एक टूल है, हाथ में लेके लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन मटीरियल जैसे कि इंक है, इंक को भी काउंट नहीं कर सकते। इससे पता कर लिया कि इंक के साथ इन आया था, तो वैसे ही पेंसिल के साथ भी क्या रहा है? यहाँ भी इंक क्या है मेरे स्टूडेंट जी? मटीरियल है, इंक। उसने खून से लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर विद ब्लड या इन ब्लड, यहाँ भी वो मटीरियल है, इन ब्लड। ठीक है ना? तो मैंने ये बताया आपको कि से का दो अर्थ है, सेपरेशन। से जब सेपरेशन का सेंस दे रहा है तो क्या रहा है? फ्रॉम। और से अगर टुगेदर पास का सेंस दे रहा है तो विद। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन को पूछ रहे हैं मेरे स्टूडेंट जी, यहाँ न तो सेपरेशन है, सेपरेशन का सेंस तो है नहीं। क्वेश्चन पूछना कोई सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन हटाओ। अब एक है टू, टू क्या होता है? टैक्सी। यहाँ कोई टैक्सी वगैरह का भी काम नहीं है,
तो ध्यान रखना, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ हर। कभी मत भूलना यहाँ ऑफ आता है, और जिंदगी बीत जाए लेकिन कभी मत भूलना, ये स्पेशल प्रीपोजिशन की नोटबुक में ही लिखवा रहा हूँ, ये खूब स्पेशल केस लिख के यहाँ लिख लो, ऑफ है। एक ही तो याद करना है, बाकी तो सब समझना है, इसको याद कर लेना। जितने भी स्पेशल केस रहा करे जिसमें टीचर बोलेगी इसको याद करना है, 90% रूल सिर्फ सेंस से ही हो जाएगा, 10% याद करना है, मुश्किल से 50 केस याद करना होगा, 30-40। उसको जो एक अलग लिस्ट में लिखकर अपने जहाँ पढ़ते हो दीवार के सामने लगा दो, बार बार उसको देखते रहना। ऑफ है। तो यहाँ भी डबल ऑब्जेक्ट का केस हो गया मेरे स्टूडेंट जी। आपने ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट जी कि यहाँ पर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, TOO, और आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ हर। यहाँ जो ऑफ है क्या सेंस दे रहा है? फ्रॉम। क्या सेंस दे रहा है? फ्रॉम, मतलब से का सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन का नहीं है मीनिंग। वी कॉल जयपुर पिंक सिटी, या वी नो जयपुर पिंक सिटी। वी कॉल जयपुर पिंक सिटी, TOO। हम जयपुर को पिंक सिटी पुकारते हैं, हम जयपुर को पिंक सिटी पुकारते हैं, TOO। अरे जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं ना, अब हिंदी में बोलने का मतलब उसको कॉल, स्पीक नहीं, कॉल होगा। अब यहाँ देखो, वी नो वाला सही है, वी नो जयपुर एज पिंक सिटी। एज का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन के नोटबुक में के रूप में लिखो, हम जयपुर को जानते हैं पिंक सिटी के रूप में। लेकिन ये लड़का समझ ही नहीं रहा है कि कॉल का बिहेवियर TOO का है और नो का बिहेवियर TOPO का है। यानी कि नो तो सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ एज ले रहा है, लेकिन कॉल जो है सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं ले रहा है। इनके बिहेवियर को कुछ केसेज हैं, याद कर लेना चाहिए। हम इंडिया को भारत भी कहते हैं, हम इंडिया को भारत कहते हैं, हम इंडिया को भारत कहते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हम इंडिया को भारत कहते हैं। अब क्या होगा बताओ? या ये वालों हम भारत को इंडिया कहते हैं, उस पे मत जाओ, सेंटेंस बनाओ बस जो लिख दिया है। तो सब्जेक्ट पहले लिखो बी, सब्जेक्ट के बाद प्राइमरी वर्ब। अभी टेंस नहीं पढ़ाया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ वर्ब आएगा क्या? कॉल आएगा, ध्यान रखना। अब यही तो पढ़ा रहा है बेचारा टीचर कि प्राइमरी पोजीशन पर मॉडल वाली तो पढ़ा दिया, अब टेंस पढ़ा दूंगा, लेकिन ये मैं पहले ही बता दिया हूँ कि वर्ब के बाद कैसे डील करना है। यही पढ़ लो इस टॉपिक पे, कितना सही बता रहा हूँ कि हिंदी में देखो वर्ब बाद में और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। यही लड़के गलती करते हैं। इंग्लिश में वर्ब पहले और ऑब्जेक्ट उल्टा करना है। इसीलिए क्या कहता हूँ कि पहले ये जो मैजिकल टेबल है टेंस की है, कहते हैं प्रेजेंट सिंपल है। अभी टेंस तो आएगा ना, अभी 2-4 दिन में शुरू होगा। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब लिख दिया, कॉल। वी कॉल, तो हम कहते हैं किसको? अब को का सेंस आ रहा है यहाँ पे, यानी वर्ब के पास ये रहेगी। तो वी कॉल इंडिया। अब फिर आ रहा है क्या? भारत। वी कॉल इंडिया भारत। तो ट्रांसलेशन जब सेंटेंस बनाना है, चाहे स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, कुछ भी करो, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये वर्ब पहले आएगी और इसकी ऑब्जेक्ट बाद में, और डबल ऑब्जेक्ट ले रहा है। को वाले को पहले लिखो, हम जयपुर को इंडिया को भारत कहते हैं, कहने के लिए यहाँ कॉल आएगा। अब एक है हम इंडिया भारत को, या उसी सेंटेंस को लिखता हूं मैं, होना तो चाहिए था भारत पहले। हम पहला नाम तो भारत है ना, दूसरा नाम इंडिया, तो पहले भारत फिर इंडिया, लेकिन अब लिख दिया है तो वो तो एक हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री पे मत जाओ, ग्रामर के लिहाज से चलो। हम इंडिया को भारत के रूप में जानते हैं, हम इंडिया को भारत के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा? पहले इसको पकड़ो, नो, तो वी ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं भाइयों। अब जो लड़के इतने मतलब समझदार जो लड़के हैं, वी नो का तक तो कर दिया मैंने, यही डील करना है, यही नहीं होता है डील। इसीलिए ट्रांजिटिव और ये जो पढ़ाता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टॉपिक ये नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब तो आ गया, मॉडल सीख लूंगा, टेंस सीख लूंगा, तो सब्जेक्ट के बाद प्राइमरी वर्ब तो लिखना आ जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो डीलिंग है ना, वह जो है आप कॉन्सेप्ट सही कर पाओगे, रट के नहीं। उसमें क्या है कि जो को का सेंस है और यहाँ के रूप का है, तो जो समझदार लड़के वो जानते हैं कि ये प्रीपोजिशन है और ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। को आ रहा है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर कौन है? नो। तो किसको जानते हैं? इंडिया को। तो पहले यहाँ इंडिया लिखोगे, वी नो इंडिया। अब यहाँ पर के रूप में तो पहले प्रीपोजिशन लिखोगे, फिर उसके बाद पर। ये जो नहीं कर पाने के कारण करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है करियर चौपट हो जाता है। सिर्फ इतना ही करना होता है। TOPO हिंदी में क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन बाद में आ रहा है। अब पहले इसको लिखूं, इसका लिखूं, तो सब्जेक्ट के बाद इसको कहाँ लाओ? यहाँ पर बीच में।
अब इसके बाद नो व्हाट इंडिया, किस रूप में? एज भारत। तो ये टीओ और पीओ यही सीखने के लिए आए थे। मनुष्य जीवन तो ऐसे सही हो। अगर ये कर लो, टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा, उसके पहले बी वर्ब पढ़ाना है। टेंस तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़के इसको ध्यान ही नहीं देते एकदम। लड़कों को जानते हो क्या चाहिए, मैं बताऊं तुमसे, किसी से मत कहना। लड़कों को हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह कोई ऐसा मटेरियल और रट डालूं और उसी में से आ जाए। अगर ये बताओ कि अगर ऐसा रहता, लैंग्वेज के साथ अगर ऐसा होता तो हम भी कर देते। हिंदी में मैं तुमसे बता रहा हूं, हिंदी में तत्भाव तत्सम ये फलाटी का, क्यों कि हिंदी का सेंस वाला पार्ट तो अपना पहले ही बचपन से ही बैठा हुआ है।